बहिष्कार करो ऐसे नेताओं को, बुलवाओ कि हमारे बच्चों ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो किसके संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम था, इसलिए उसी समय से आरएसएस कहता है हम संविधान नहीं मानते। फिर ये समाज जो है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पांव काट लेगा। हिंदू राष्ट्र लाने की, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है ये, वर्ण राष्ट्र है ये। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, स्कॉलरशिप खत्म, नशा में है एकदम। रात में सपना देखता है कि सारे ब्राह्मण को हम यूरोसिया भेज देंगे। अब तो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के दौर से हम गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी, घोषणा हो रही है कि संविधान बदल देंगे, कंप्लीट संविधान बदलेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सारी शक्तियां एक व्यक्ति विशेष में, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, व्यक्ति विशेष में सारी शक्तियां केंद्रित हो रही। संवैधानिक संस्थाएं या तो ठीक से काम नहीं कर रही हैं या उसको ध्वस्त किया जा रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर के जो आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरपर्सन ने जो आर्टिकल लिखा, लगातार हम लोगों ने उस पर बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना है, आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पावर के साथ साथ जो है जो कैपिटल है, कैपिटल पूंजी, उसका भी केंद्रीकरण किया जा रहा है। कुछ मोनोपोली कैपिटलिज्म, कुछ व्यक्तियों के हाथ में सारे आर्थिक संसाधन सौंपे जा रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा अखबार में कि अडानी कॉरपोरेशन को, बिजली वाले कॉरपोरेशन को गुजरात सरकार ने 3,900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया है, एक्स्ट्रा पे किया। नौकरियां खत्म, सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं कुछ आंकड़े भी दूंगा आपको, और इसलिए मैं दलित समाज से, मैं बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी बैकवर्ड लोग को हम दलित समाज को खाली बात कहते हैं। वही इंजन है हमारा। ये हिंदू राष्ट्र लाने की, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है ये, वर्ण राष्ट्र है ये, घोषणा हो रही है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे कुछ दलित नेता, उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता ये उतावले हैं कि मेरे पालकी में बैठेंगे हिंदू राष्ट्र वाले, किसके पालकी में बैठेंगे। इन दलितों के कंधों पर चढ़ के ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सच करवाए। एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में एक हनुमान बना है, देख सुग्रीव बना है, चाचा भतीजा। जीतन राम मांझी वहां पर, उनको मैंने कहा था कि जब वो विद्रोह कर रहे थे, लटकला तो गैला बेटा, तो कभी इधर लटकते हैं, कभी इधर लटकते हैं। उधर महाराष्ट्र में देख लीजिए, अठावले साहब जब अंबेडकर गांधी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन। आजकल हम दलित सोसाइटी और पॉलिटिक्स का, दलित पॉलिटिक्स का स्पेशली मैं क्रिटिक कर रहा हूं, क्योंकि अपने समाज को अगर हम नहीं बताएंगे, हम नहीं संवाद करेंगे, और सरकारी नौकरी के बाद रिटायर होकर लोग आते हैं पूरा गाइड करने, और वैसे नेता जिनको कभी कुछ नहीं मिला, नेता बन गए, वो दलित को गाइड करेंगे, तो जाहिर है ये समाज जो है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पांव काट लेगा, अपने हाथ में। आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो 2002 से हम लोग देख रहे हैं भोपाल दस्तावेज से, दलित लोग ठेकेदार बनना चाहता है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, 26 साल पढ़ा लिया। कल भी मेरे पास कोई आया था, दलित मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इंजीनियर बन के, सिविल इंजीनियर बन के अब यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। यार एमबीए करो, ठेका लो, करोड़ों करोड़ जाओ, कंस्ट्रक्शन के काम में जाओ, बिजनेस करो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाओ। तो जो पूरा समाज, मुझे कुछ पार्टी के लोग खूब गाली देते हैं, पूरा समाज जो नौकरी और नेता बनने के चक्कर में सबको हुक्मरान बनना है,
अरे कितना पार्टी अगर नेता बनने से ही सॉल्यूशन हो गया रहता तो 131 सांसद तो बैठे हुए हैं अंदर। अब प्रधानमंत्री बन लोगे तो होम मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, थोड़ा ढंग के कुछ लोग तो बनाओ। नहीं, कुछ नहीं। ये पूरा आरएसएस का एजेंडा, दलित पार्टीज है कुछ, उनकी भाषा देखिए, सेम लाइन। कुछ भी बोलिए, क्रिटिक कीजिए, कांग्रेस का दलाल है। अच्छा भाई, कम से कम आरएसएस का दलाल तो नहीं बोला। बीजेपी की औकात नहीं अकेले चुनाव लड़ने की है। कोई अगर बीजेपी वाले कह दे तो मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, अकेले चुनाव लड़ लें। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, किसको आखिर फायदा पहुंचाएगा? मैं आंकड़े दे रहा हूं, मिनिस्टर का बयान है 2017 में पार्लियामेंट में कि 25% जो है सरकारी नौकरियां हम खत्म कर देंगे। 128 करोड़ रुपया 2017-18 में मिला था सैलरी। 25% नौकरी अगर खत्म कर दें, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मेरी गणित ठीक नहीं है, एक साथ एक झटके में 5,000 करोड़ रुपए जो सैलरी में दलितों को मिलते हैं, मैं दलित की बात ट्राई भी नहीं जोड़ रहा, एक झटके में उड़ जाए। नशा में ये हमारे समाज के नेता मिशन चल रहा है। कोई प्राइवेटाइजेशन पे कोई संसद घेरो, पार्लियामेंट घेरो, विधानसभा घेरो, कोई कार्यक्रम नहीं। यूनिवर्सिटी में आपके लोग मारे जा रहे हैं, किसी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। रोस्टर का आंदोलन चल रहा है, 5 तारीख को हम लोग जीत गए, 6 तारीख को ट्विटर आ रहा है कि हम समर्थन करते हैं। और 1-2 आंकड़े दे देता हूं। 2018-19 में 51,000 स्कूल बंद कर, 20-21 में 22,000 बंद हुए। कितने हुए? हर साल बंद होंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसा नशा में हमारा दलित सब पागल हुआ पड़ा है। 1 लाख स्कूल बंद हो जाए और उसमें से मान लीजिए एक स्कूल में 5 टीचर है, 5 लाख हुए। 5 लाख टीचर का आप 15% निकालिए, 75,000 मास्टर की नौकरी जा रही है। कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। अब आइए प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा आंकड़ा दे देता हूं। 2013 से 22 के बीच टोटल 2,70,000 नौकरियां खत्म। इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, मेरा नहीं, 16 जून 2023 का। 2013 में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था 17% और डेली वेजर जो है जॉब है 2.5%। 2022 में कॉन्ट्रैक्चुअल 36% और वेज 6.6%। कितना हुआ? ऑलमोस्ट आधी नौकरियां खत्म कर दी गई। क्या कर रहे हैं? नशा चढ़ा है। नौकरी की बात कर रहा हूं, अभी तो आपको ठेका देगा कि नहीं देगा इसके लिए लड़ाई। हमारा समाज बनना चाहता है। बोलिए किसी को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ो तो 5 साल हम पैसा का इंतजाम भी करेंगे, वो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकारी नौकरी बाबू बन के इजी पैसा, सरकारी धन की लूट नेतागिरी में और नौकरी में। आप में इंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, उसको डेवलप भी नहीं करना चाहते। इसमें से जितने लोग बैठे, मैं कई सभा में बोला हूं, सबसे पूछा जाए कि तुमको हम 1,000 करोड़ का मालिक बनाते हैं और लोकसभा का टिकट देते हैं, क्या लोगे? तो हमारा आदमी पहले बोला है कि लोकसभा का टिकट देते हैं। सबके मन में मुझे इतने फोन आते हैं, क्या करते हो? तो ऑटो चलाते हैं, लेकिन हमको संसद में जाना है। अब यार ओला कंपनी खोल लो पहले। एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन मेरा काम इतिहास पर शोध करना है, पढ़ना है, लिखना है, क्रिटिक करना है। तो ये जो भांग पी के जो सोशल मीडिया पर कूद रहा है ना, उसको मैं चेतावनी दे रहा हूं और साहब सभी लोगों को कह रहा हूं कि भारत, ये मुल्क, ये गणराज्य, ये इंडियन रिपब्लिक खतरे में। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है देश। अगर आप लोग वैसे किसी पार्टी को वोट देंगे जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो समझिए आप अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पांव काट रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना।
सीधा। ये वैचारिक युद्ध है, ये मनुस्मृति और संविधान के बीच वैचारिक युद्ध है, मनु राष्ट्र और भारतीय गणराज्य के बीच वैचारिक युद्ध। कौन बनेगा प्रधानमंत्री देखा जाएगा। पहले क्लैरिटी रखो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। बीजेपी अभी 10 साल से हुकूमत में सारे नस्तनाबूद कर दिया, और इतना बड़ा हिस्टोरियन बने फिर रहो कि हर बार अच्छा कांग्रेस ही हमारा शत्रु नंबर 1 है। ये दलितों की बुद्धि है। ये जो पूरा मिडिल क्लास का आंकड़ा दे रहा हूं, करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारे घर में सैलरी आ रहा है, उसी में लड़ भिड़ के इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया बैंकों का, पीओसी खोले, जगजीवन बाबू ने इंप्लीमेंट कराया। तो आपके बच्चे उसी नौकरी से अब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो बोल देगा जगजीवन नाम गद्दार था। ये पागल समाज ही हो सकता है, पागल समाज हो सकता है। बीजेपी सारी नौकरियां छीन रही है, सारे अवसर खत्म कर रहे हैं, उससे आपकी लड़ाई नहीं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और त्यागी साहब बैठे हुए सब लोग अब समझ चुके हैं ना कि अगर इस बार हम लोग हारे तो इलेक्शन ही नहीं होगा, धुआं उड़ा देगा। सबसे पहले मनुस्मृति में लिखा है कि अछूतों के पास धन नहीं होना चाहिए, धन, इसीलिए सब खत्म करके पहले आपको आर्थिक कंगाल भिखारी बनाएगा। जितना कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं और पेट निकल गया है, बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे बीजेपी आपको प्रकृति के गोद में खेत में बैठा देना चाहती है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करोगे तो हलवाई करोगे तो फिर बीपी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। जो बिरयानी और चिकन बटर खाने का आदत लगा हुआ है ना, अच्छा है 15-20 साल ठहर जाइए, ज्यादा दूर नहीं। अभी भी कोई हमारे खाली दलित को छोड़कर कोई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जेडीयू आरजेडी, कोई कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत में 3 तरह के प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक पीएम इन वेटिंग अडवाणी जी, और तीसरा कैटेगरी होगा नेक्स्ट पीएम, वो नेक्स्ट ही रह जाएगा। अरे पहले 40-50 एमपी जीतो कि नहीं जीतो। ये मधु कौड़ा बनना चाहते हो कि एक आदमी जीत जाएगा, सब लोग माथा को उठा के बोले प्रधानमंत्री बन लो। एजेंडा क्या है, व्हाट इज योर मैनिफेस्टो। यह कह देने से कि भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो नहीं चलेगा। बाबा साहब ने संविधान लागू करने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो निकाला था 1951 के चुनाव में। संविधान एक आदर्श स्थिति है, उसको पाने के लिए आपको योजना बनानी होती है। दलित को स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई योजना है, सुना है फॉरेन स्कॉलरशिप? अब तो ये हाल हो चुकी है कि 20,000 महीना तनख्वाह है तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये क्यों? किसी सेमिनार में आपने सुना है कि खाली हम चर्चा करेंगे कि दलित स्टूडेंट के स्कॉलरशिप पर? स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, स्कॉलरशिप खत्म, नशा में है एकदम। रात में सपना देखता है कि सारे ब्राह्मण को हम यूरोसिया भेज देंगे, अब पूरा गुंबद में बैठ के एकदम पूरा मंदिर पे कब्जा हो जाएगा। सारा आप लोग गुदगुदी लगता है, हमारे लोग गुदगुदी वाला बात कहिए ना, अच्छा लगता है। कड़वी बात कहिए तो समझ में नहीं आता। रमेश जी बैठे हुए हैं, अभी रिटायर हुए कुछ दिन पहले। जितना लोग रिटायर हो रहा है उतनी नौकरियां मिल रही है, कोई विमर्श नहीं, कोई चिंतन नहीं, एक इंटेलेक्चुअल नहीं पैदा कर पाए इतने दिन चला के, एक क्रिटिक नहीं पैदा कर पाए। सबको एमएलए बनना है। डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है पूरा कि अगर मान लिया जाए कि एमएलए बनना ही आपका गोल है तो उस हाउस में घुस के आपने क्या किया? बजट पे बोला, प्रस्ताव रखा कि मालिक की गुलामी या हुजूरी करेंगे, जी मालिक, जो मालिक कहेंगे वही बोलेंगे, इसके लिए गए थे संसद में। ये जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी दलितों के ऊपर है। मैं ये कह रहा हूं, संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम था, इसलिए उसी समय से आरएसएस कहता है हम संविधान नहीं मानते। कह रहे हैं कि एकदम एनिमी नंबर 1 हमारा कोई और है, तू है, समझ में नहीं आ रही। सारे देश के दलित इकट्ठा भी हो जाओगे तब भी 5 लोकसभा जितवा पाओगे कि नहीं जितवा पाओगे, भूल जाओ। सोशल अलायंसेस करने होते हैं ना भाई। अंबेडकर ने सोशलिस्ट पार्टी से किया था ना 51 के चुनाव, बिना अलायंस किए हुए, बिना आंदोलन। हमारे नेता सब पढ़ा रहे हैं आंदोलन मत करना, जेल चले जाओगे, FIR हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो पहले नेताजी ये तो बताओ नौकरी है किधर? जिस चीज का जो चंदा तुमको दे रहा है वो नौकरियां है कहां?
और जो समाज आंदोलन नहीं करता है, जो लड़ता नहीं, जो टकराता नहीं, वैचारिक मुठभेड़ नहीं करता है, वो समाज कभी हुक्मरान बन सकता है? नहीं पता, इतिहास नहीं पढ़ा है। 1947 में लखनऊ में जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने बड़ा आंदोलन चलाया था, नहीं पता। तो अनपढ़ गवार जो है ना, कुपढ़ दलित नेता चुनोगे तो यही पूरे समाज को जो है ना वो एक तरह से रीढ़हीन बना देगा, उसके अंदर स्वाभिमान नहीं लाने देगा। पूरी अंबेडकर की लड़ाई स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी की थी, नहीं लाने देगा, डरा के रखेगा। तो 2 बार तो भारत बंद कर लिया समाज ने, नेता तुमको अभी दिख नहीं रहा। 2 अप्रैल और 5 मार्च लोगों ने बंद कर दिया। तो डरोगे तो घर में रहो। वही बीजेपी आरएसएस बहुत तबीयत से आपको प्रकृति के पास भेज रही है ना। जाओ हलवाही करो, एक प्याज भी आजकल बहुत महंगा है, टमाटर तो भूल ही जाओ, नमक प्याज हरी मिर्च, अचार रोटी बांध के खेत में बैठना, वहाँ पे अपने मेहनत करोगे, सब चर्बी उर्बी गल जाएगा, फिट हो जाओ, चलो प्रकृति की ओर। तो ये समझ लीजिए, अभी अगर आज नहीं बोले, आज नहीं टकराए, तो आने वाली पीढ़ियां आपको जो है ना, पॉलिटिकल माइंड होना अलग चीज है, आपको पॉलिटिकल लीडर होना अलग चीज है। मैं एमएलए एमपी नहीं हूं, लेकिन आई हैव माय पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि हु इज योर फर्स्ट एनिमी। यहां मुझे एक एफआईआर पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जिसमें कुछ नहीं था, कोर्ट में भी कह दिया। और यहाँ दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल को ऊपर SC ST एफआईआर है, चार्जशीट दायर हो गया है, लेकिन वो प्रिंसिपल पद पे बनी हुई है, मेरा प्रमोशन रोक दिया है कि एफआईआर है। तो यूनिवर्सिटी में वर्ण व्यवस्था एकदम लागू है। देखो नेता हमारे चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। बहिष्कार करो ऐसे नेताओं को, बुलवाओ कि हमारे बच्चों, ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो किसके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? नहीं, सीधे हम हुक्मरान बन जाएंगे, 272 सीट जीत के आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे लोगों की। तो ऐसे नेता से मुक्ति पाओ, ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है। मैनिफेस्टो नहीं जारी करते। तो ये हवाई सपने मत देखो। लेनिन ने लिखा है कि इफ यू वांट टू विन अ बिगर बैटल, देन एवरी डे, एवरी स्मॉल बैटल आपको जीतना पड़ेगा। बाबा साहब ने दिया, वो जो 10 साल में सब खत्म होते जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हम हुक्मरान ही बनेंगे, हुक्का राम बनेगा, हुक्का पिएगा बैठ के खेत में। अरे बचाओ में, अब मेरी तो नौकरी है, बंगला में भी रहता हूं, जिसकी नौकरी जान दांव पे है, किसी पार्टी से मैंने कुछ लिया है, एक दलाल है, ये दलाल है, ये भाषा है इनकी। अपने नेता से जाके पूछना कि 3-3 बार आरएसएस के सब समर्थन से बना है कि नहीं बना है, बताओ। तो ऑलरेडी जिसको ठप्पा लग गया है मेरे लिए, तो शत्रु नंबर 1 और 1 ओनली बीजेपी आरएसएस है। ये मेरी क्लियर कट समझ है। उसके खिलाफ लड़ो। अब त्यागी साहब बैठे हुए, कितना सीट कौन जीतेगा उसके बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी भाजपा वाले भी नहीं कह रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इंडिया वाले भी नहीं कह रहे हैं। हमारा दलित लोग का देखो इतना पूरा को गुदगुदी लगा के जो है। शुक्रिया।